गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमारे पिछले वीडियो तक हमने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में जैव प्रौद्योगिकी परंपरागत विधियाँ, आधुनिक विधियाँ, बायोसेंसर्स यानी कि जैव संवेदक, बायोचिप, बायोफिल्म के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसी के साथ साथ हमने भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी देख लिए थे कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी के कौन कौन से केंद्र उपस्थित हैं। तो हम भारत में जैव प्रौद्योगिकी के केंद्र भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जो हम ये जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या इसके उपयोग है, क्या इसके एप्लीकेशंस है, या क्या इसका महत्व है जो हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्या क्या इससे हमें फ़ायदा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र एवं महत्व। जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र एवं महत्व, किस किस क्षेत्र में ये कार्य करता है और क्या क्या इसके महत्व है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो जैव प्रौद्योगिकी है, इसमें जीवों को और तकनीक को दोनों को सम्मिलित रूप से काम में लिया गया है। किस काम में लिया गया है? ताकि मनुष्य का, ह्यूमन का वेलफेयर हो, मनुष्य का कल्याण हो। यानी कि आप इसे पॉजिटिव तरीके से यूज करेंगे, मनुष्य के विनाश के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और देश की संस्थाएं कंट्रोल, नियमन करती है ताकि आप इसका विपरीत डायरेक्शन में या विपरीत क्षेत्र में उपयोग ना करें। तो जैव प्रौद्योगिकी कार्य क्षेत्र के बारे में यदि हम देखें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र निम्न हैं, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में, कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की जांच में, औषधियों के निर्माण में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ पादप के क्षेत्र में पादप जैव प्रौद्योगिकी, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से कृषि की गुणवत्ता, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का सुधारा जाए, विपरीत परिस्थितियों में पादप जीवन यापन कर सके, वो सक्षम रहे, उसके ऊपर बाढ़ का, अत्यधिक वर्षा का, अत्यधिक अकाल का बहुत कम प्रभाव पड़े, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी पादप अपने आप को जीवनक्षम बनाए रखे। इसी के साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम जंतुओं की नस्ल सुधारने में, जंतु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कि जो आपके पास मवेशी है, जो जानवर है, उनसे आप उत्तम गुणवत्ता के या बेस्ट क्वालिटी के आप फूड प्राप्त कर सके। जो जानवरों से आपको दूध प्राप्त हो रहा है या ऊन प्राप्त हो रही है अथवा जो फर प्राप्त हो रहा है, वो अच्छी किस्म के या अच्छी जो उनका उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में हो, या जिन जंतुओं से आपको मांस की प्राप्ति हो रही है तो वो ज़्यादा मात्रा में हो, और साथ ही साथ उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू, यानी कि उनसे जो आपको भोजन मिल रहा है, उस भोजन से जो आपको एनर्जी या जो आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, उनकी मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो। इसी के साथ साथ इसका अगला जो क्षेत्र है वो है व्यावसायिक महत्व के क्षेत्र में। व्यावसायिक महत्व के क्षेत्र में, जैसा कि आपको बताया कि परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी में हमने बात की थी दही का उत्पादन, बियर का उत्पादन। अब जो ये बियर या शराब, विस्की, ब्रांडी, रम, ये जो अलग अलग जो आपके ब्रांड है, इनका जब व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है तो अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव काम में लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप काम में लेने वाले बैक्टीरिया की मात्रा, उनके द्वारा कितने प्रतिशत किण्वन किया गया है, उसके आधार पर अल्कोहल की परसेंटेज अलग अलग होती है। और अल्कोहल की परसेंटेज के साथ साथ ही जो ये आपके बिवरेज है, यानी कि जो आपके ये मद्यपान में, इन सब का अलग अलग नेम दिया गया है कि इतने % तक ये विस्की कहलाएगा, फिर ये ब्रांडी कहलाएगा या रम कहलाएगा। तो व्यावसायिक महत्व के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक महत्व में केवल शराब के उत्पादन तक ही नहीं सीमित है, बहुत सारी दवाइयों का निर्माण, बहुत सारे आपके विटामिन हैं, एंजाइम्स हैं, उनका भी इनमें यूज किया जाता है। जो हम इसमें अगला पॉइंट पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी का, इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में।
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, कि किस तरीके से आप पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सेंसर्स को यूज करते हुए, बायोफिल्म को यूज करते हुए, और इनकी जानकारी के प्राप्त होने के बाद कि प्रदूषण है तो किस तरीके उसका निपटारा किया जाए, किस तरीके से उसे दूर किया जाए, या किस तरीके से प्रदूषकों को नियंत्रित किया जाए। तो वहाँ पे भी हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। जो हमने जैव प्रौद्योगिकी कार्य क्षेत्र पढ़े, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में, पादपों के क्षेत्र में, जंतुओं के क्षेत्र में, व्यावसायिक महत्व के क्षेत्र में, और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। अब हम इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। किस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व किया जा रहा है। बहुत सारी अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा, आगे हम पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी का ही एक प्रकार है अनुवांशिक अभियांत्रिकी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उसमें हम डीएनए में परिवर्तन करते हैं। तो बहुत सारी दवाइयों का निर्माण, बहुत सारे हार्मोन्स का मानव द्वारा निर्मित किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है इंसुलिन, डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, तो वो इंसुलिन बाहर निर्मित हो रही है। पहले हम सुअर का जो इंसुलिन था उसको यूज किया करते थे, तो बहुत से लोगों को सुअर से एलर्जी, जो सुअर से जो इंसुलिन मिलता था उससे एलर्जी हो जाती थी, क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी औषधियों का, बहुत सारे एंजाइम्स का, हार्मोन्स का हम बाहर से निर्माण करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए कौन कौन से इसके उपयोग हैं। तो पहला तो क्या आ गया इसमें, बहुमूल्य औषधियों का निर्माण। बहुमूल्य औषधियों का निर्माण। बहुत सारी औषधियाँ बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से निर्मित की जाती है, जिसमें जो सर्वाधिक औषधि काम में ली जाती है वो है ह्यूमुलिन। इसमें हम बात करें तो ह्यूमुलिन, क्या ये ह्यूमुलिन? यह ह्यूमुलिन कृत्रिम रूप से निर्मित इंसुलिन है। क्या है ये? कृत्रिम रूप से निर्मित इंसुलिन। इसे हम किस नाम से जानते हैं? ह्यूमुलिन के नाम से। तो जो कृत्रिम इंसुलिन है इसका निर्माण किया गया है वृद्धि के लिए, जीवों की वृद्धि के लिए वृद्धि हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाती है तो मनुष्य बौना या ठिगना रह जाता है, इसे बोलते हैं सोमेटोस्टेरिन हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है। वृद्धि हार्मोन भी संश्लेषित किया गया है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। इस तरीके से बहुत सारी बहुमूल्य औषधियाँ निर्मित की गई है चिकित्सा के क्षेत्र में, किसकी सहायता से? जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से। इसके अलावा यदि हम बात करें बहुत सारे टीके निर्मित किए गए हैं। देखिए टीके क्या होता है? किसी रोग से आपके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे टीके निर्मित किए गए हैं। ये जो टीके निर्मित किए जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते, जो आपके टीके हैं जो सामान्य विधियों से बनते हैं उनकी तुलना में सस्ते होते हैं। साथ ही साथ कैसे होते हैं? ये प्रभावकारी, सस्ते और प्रभावकारी होते हैं। जो तीसरा इसका उपयोग है इसके द्वारा ये होता है, इसकी सहायता से आप प्रतिरक्षी, एकल क्लोनी प्रतिरक्षी का निर्माण कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जैसे कि देखिए कोरोना के लिए कोई वैक्सीन बन गई, कोई दवाई बन गई, ठीक है। अब वो वैक्सीन को, जो वैक्सीन निर्मित हुई है, अब वो सारे आपके जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उनको देना होगा। तो एक जो आपके पास स्टार्टिंग में जो आपके पास जो वैक्सीन बनी है उसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, कौन से उसमें प्रोटीन कितने प्रतिशत मात्रा में है, उसको यूज करते हुए सेम बहुत सारे प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज निर्मित कर लिए जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी कि एकल क्लोनी प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे खाद्य टीकों का निर्माण भी किया गया है।
इसी के साथ क्या किया गया है, खाद्य टीकों का निर्माण। तो देखिए खाद्य टीके क्या कह रहे हैं कि जो आवश्यक खाद्य टीकों का निर्माण किया गया है। खाद्य टीकों में क्या होता है कि आपको बाहर से वैक्सीनेशन या बाहर से टीकों की आवश्यकता नहीं है। आप किसी खाद्य पदार्थ को यूज करते हुए या सामान्य खाद्य पदार्थ को यूज खाते हुए आप विशेष पदार्थों की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि विशेष प्रकार के चावल निर्मित किए गए हैं, विशेष प्रकार के आलू निर्मित किए गए हैं। जैसे हम बात करेंगे गोल्डन राइस की, जिसमें विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है। तो जिनमें विटामिन ए की कमी है वो विटामिन ए की मेडिसिन ना खा करके उस विशेष प्रकार के चावल को, गोल्डन राइस को खाए, तो यहाँ पे आपकी विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के खाद्य जो फसलें हैं वो निर्मित की गई है और वो टीकों के समान व्यवहार करती है, यानी कि विभिन्न रोगों से रक्षा करने में सहायता करती है। तो इस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। बहुत सारी औषधियों का निर्माण, इसमें आप याद रखना ह्यूमुलिन क्या है, कृत्रिम इंसुलिन। ह्यूमुलिन से क्या तात्पर्य है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित कृत्रिम रूप से निर्मित जो इंसुलिन है उसे क्या कहा गया है, ह्यूमुलिन कहा गया है। बहुत सारे वृद्धि हार्मोन है, टीके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी कि एकल क्लोनिक प्रतिरक्षी का निर्माण और साथ ही साथ खाद्य टीकों का निर्माण भी किया गया है। दूसरा क्षेत्र हम इसमें देखते हैं जो कि कौन सा है, पादप के क्षेत्र में। पादपों के लिए या कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग है। तो कृषि के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन, हम यूनिट फर्स्ट में सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि आप क्या करेंगे, पादप के किसी भी भाग, पादप के किसी भी भाग जैसे जड़, तना या पत्ती, एक छोटा भाग लेकर के आप क्या निर्मित कर लेते हैं, पूर्ण पादप निर्मित कर लेते हैं। कहाँ पे, प्रयोगशाला में। तो सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होगा, पादप के किसी भाग से, छोटे भाग से एक पूर्ण पादप का निर्माण किया जाता है। तो कम समय में और कम स्थान पर आप बहुत ज़्यादा पादप निर्मित कर सकते हैं। तो ऐसे पादप जो दुर्लभ है, ऐसे पादप जो दुर्लभ है या संकटग्रस्त है, जो विलुप्त होने की कगार पर है, उन्हें हम प्रयोगशाला में आसानी से निर्मित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उन्हें हम प्रयोगशाला में आसानी से निर्मित कर सकते हैं। बड़े स्तर पर निर्मित कर सकते हैं, वृहद स्तर पर निर्मित कर सकते हैं और साथ ही साथ अल्प समय में इन्हें निर्मित कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन में किसका यूज कर सकते हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ पादपों के क्लोन, क्लोन क्या होते हैं, क्लोन होते हैं प्रतिकृति। क्लोन से सीधा सीधा मतलब क्या है, प्रतिकृति या फोटोकॉपी। क्लोन का मतलब है यदि आप किसी कोशिका से बिना जनन के द्वारा केवल उसमें समसूत्री विभाजन करके उससे संतति प्राप्त की जाए, तो जो संतति प्राप्त होगी वो हूबहू प्राप्त होगी। हम क्या कह रहे हैं, कायिक जनन के द्वारा। क्लोन में क्या होता है, लैंगिक जनन नहीं होता और किसी संतान की हूबहू प्रति प्राप्त की जाती है। तो क्लोन से यानी कि आप केवल मात्र पादपों के लक्षणों को लेकर के, बिना निषेचन के केवल मात्र पादपों के लक्षणों को लेकर के आप क्लोन निर्मित कर सकते हैं। इस तरीके से जो पादप निर्मित होंगे उनमें केवल किसके लक्षण होंगे, मात्र पादप के। मान लीजिए किसी पादप के बहुत अच्छे, आपके पास फ्लावर बहुत अच्छे हैं या उनमें फलों की मात्रा बहुत अच्छी है, यदि वो किसी दूसरे पादप के साथ जनन करता है तो उसमें उस पादप के लक्षण आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से क्लोन पादप निर्मित कर सकते हैं। इसी के द्वारा सहायता से हम कृत्रिम बीज का निर्माण कर सकते हैं, कृत्रिम बीज में निर्मित कर सकते हैं। पादप के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें हम अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित पादपों का निर्माण करना या पादप के किसी विशेष भाग का संवर्धन करना, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। जो हमारे पास टॉपिक चलेगा यहाँ पे, पादप आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो पादप आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो पादप आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसका क्षेत्र है, ये आपके जैव प्रौद्योगिकी का ही क्षेत्र है। अब हम तीसरा क्षेत्र देखते हैं जो कि क्या है, जंतु जैव प्रौद्योगिकी। जंतु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
देखिए जंतु जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी जैव प्रौद्योगिकी का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे डॉली भेड़ की। डॉली भेड़, देखिए जो प्रथम मनुष्य द्वारा निर्मित जो क्लोन था वो क्या था, ये क्या है, प्रथम क्लोन। मनुष्य के द्वारा एक प्रथम जो क्लोन निर्मित की गई थी वो क्या थी, डॉली भेड़। डॉली भेड़ अपनी मात्र की जो उसकी मात्र जो भेड़ थी, माता भेड़ जो जनक भेड़ थी, उसकी जस्ट हूबहू कॉपी थी। जो जो लक्षण उसकी मात्र भेड़ में थे, सेम लक्षण किसमें मिले आपको, डॉली भेड़ में मिले। देखिए जो डॉली भेड़ का निर्माण है, ये डॉली भेड़ का निर्माण किसने किया था, क्लोन किसने बनाया था सबसे पहले, इयान विल्मुट ने। इयान विल्मुट स्कॉटलैंड के थे। ये स्कॉटलैंड में रोजलिन संस्थान, एक रोजलिन इंस्टीट्यूट था। इस रोजलिन इंस्टीट्यूट में काम करते थे और इन्होंने ही सबसे पहले प्रथम क्लोन का निर्माण किया था। वो क्या था, डॉली भेड़। ये जो डॉली भेड़ है 22 फरवरी 1997 को निर्मित की गई थी। क्लियर है। तो इयान विल्मुट ने सबसे पहले क्लोन भेड़ बनाई और उस भेड़ का नाम उसने क्या रख दिया, डॉली। अब ये डॉली भेड़ का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, जब हम जंतु अनुवांशिक अभियांत्रिकी पढ़ेंगे। जंतु अनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो जब हम जंतु अनुवांशिक अभियांत्रिकी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि डॉली भेड़ के निर्माण के लिए जो इयान विल्मुट थे, इन्होंने क्या करा, दो अलग अलग भेड़ ली। एक तो फिन डॉर्सेट ली, एक स्कॉटिश ब्लैक फिश भेड़ ली। तो एक तो कौन सी भेड़ ली इन्होंने, दो अलग अलग भेड़ ली थी। एक तो थी इसमें फिन डॉर्सेट और एक ब्लैक फिश की भेड़ ली थी जिसे बोलते हैं स्कॉटिश ब्लैक फिश भेड़। और इन दोनों की कोशिकाओं के मिलन से क्या बनाया था, इन्होंने डॉली भेड़ बनाई थी। क्लियर है। अब ये डॉली भेड़ का निर्माण कैसे हुआ, ये भी हम देखेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, जंतु आनुवंशिक अभियांत्रिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 5 जुलाई 1996 में बनी थी ये, लेकिन जो इसकी घोषणा थी या जो ये रिजल्ट था, कब हुआ ये, 22 फरवरी 1997 को ये विश्व के सामने सर्वप्रथम प्रदर्शित की गई। कौन सी भेड़ है, प्रथम भेड़ डॉली भेड़। किसने बनाई, इयान विल्मुट ने। कौन से संस्थान में काम करते थे इयान विल्मुट, रोजलिन संस्थान में, रोजलिन इंस्टीट्यूट में काम करते थे। अब हम 4th टॉपिक देखेंगे, इसमें व्यावसायिक महत्व के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो देखिए अब हम इसमें 4था देखते हैं, व्यावसायिक महत्व के क्षेत्र में। तो व्यावसायिक महत्व के क्षेत्र में जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्कोहल के निर्माण में, अल्कोहल का व्यावसायिक स्तर पर निर्माण। अल्कोहल के व्यावसायिक स्तर के निर्माण पर, इसी के साथ साथ हम देखें तो एसीटोन, ग्लिसरॉल, विभिन्न प्रकार के अम्ल, एंजाइम्स, बहुत सारे आपके एंटीबॉडीज, यानी कि बहुत सारी औषधियों का व्यावसायिक स्तर पर निर्माण। केमिकल जो काम में आते हैं आपके, जैसे कि ग्लिसरॉल वगैरह, ग्लिसरॉल हो गया, या एसीटोन, विभिन्न प्रकार के कीटोन जो आपके लैब में काम में आते हैं। तो इन सब का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जाता है। जो लास्ट इसमें उपयोग है जैव प्रौद्योगिकी का, वो क्या है आपका, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। देखिए अभी हम देख रहे हैं न्यूज में कि जो हमारे समुद्र में जो एक जहाज है, जो शिप है, वो टूट गया है और जो कच्चा तेल है वो कहाँ जा रहा है, आपके समुद्र में फैल रहा है। अब देखिए समुद्र में यदि कच्चा तेल है या जो डीजल पेट्रोल, अगर उसकी जहाज जो शिप है, शिप के थ्रू क्या हो गया, ये एक्सपोर्ट होते हैं। अगर शिप टूट गया या पलट गया पानी में, तो तेल कहाँ है, हल्का होने के कारण आपकी सतह पे तैरने लगेगा। अब जब वो ऑयल जब वो सतह पे तैरने लगेगा, तो जो सूक्ष्म जीव है, जो जलीय जीव है, तो जलीय जीव के लिए गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा, पानी में ऑक्सीजन का और CO2 का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा, और जलीय जीवों की क्या होने लग जाएगी, मृत्यु होने लग जाएगी। इससे क्या होता है, जैव विविधता को नुकसान होता है।
ये भी लेटेस्ट टॉपिक है हमारा, जो अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक शिप है जो समुद्र में बहुत टाइम से खड़ा था, पुराना था, टूट गया, तो जो उसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ था वो आपके समुद्र की सतह पे फैलने लग गया। अभी इसके लिए क्या किया जा रहा है, उपचार किया जा रहा है कि किस तरीके से उस जो तेल फैल गया उसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यदि उस ऑयल को कंट्रोल नहीं किया गया तो उस क्षेत्र में जो जलीय जीव है, जलीय जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनकी मृत्यु होने लगेगी। इससे क्या होगा, आपके पानी की क्वालिटी पे, जल की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जैव विविधता को नुकसान होगा। और हम पढ़ चुके हैं कि जैव विविधता आपके पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए या पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। जैसे हमने बात की थी बायोफिल्म की और बायोसेंसर्स की। बायोसेंसर्स विभिन्न गैसों का पता लगाने में, प्रदूषकों को पता लगाने में काम में लिया जाता है, जबकि बायोफिल्म के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण के बारे में पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ वाहित जल के उपचार में भी बायोफिल्म को उपयोग में लिया जाता है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एक विशेष प्रकार के जीवाणु की निर्माण किया गया है जिसका नाम है सूडोमोनास पुटिडा। सूडोमोनास पुटिडा। हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं आनंद मोहन चक्रवर्ती। आनंद मोहन चक्रवर्ती। तो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने एक बैक्टीरिया बनाया जिसका नाम क्या है, सूडोमोनास पुटिडा। सामान्य भाषा में इसे बोला जाता है सुपर बग। क्या बोला जाता है इसे, सुपर बग। ये जो सूडोमोनास पुटिडा है, ये सूडोमोनास जो पुटिडा, ये क्या काम करता है, ये आपके जल प्रदूषण को कम करने में सहायता करता है। जल प्रदूषण को कम करने में सहायता करता है। ये क्या करता है, जो ऑयल है समुद्र में, जल प्रदूषण में जो ऑयल है, जो तेल है, उसको उसके विघटन का काम करता है। और जो जल प्रदूषण है उसे, जल प्रदूषण में विशेष रूप से तेल का जो प्रदूषण है, तो तेल प्रदूषण को नियंत्रित करने में काम में लिया जाता है। तो सूडोमोनास पुटिडा के द्वारा क्या कर सकते हैं आप, जो महासागरों में, समुद्रों में जो ऑयल पॉल्यूशन होता है कंटेनर्स के, शिप के कंटेनर्स के टूटने से या डूबने से, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज हमने जैव प्रौद्योगिकी कार्य क्षेत्र देखे, जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में, प्लांट के क्षेत्र में, एनिमल्स के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल लेवल पर, और साथ ही साथ किस तरीके से हम एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को संरक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।